चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज स्टार्ट करते हैं आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। कैसे पहचानेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है। सबसे पहले हम आपको पहचानना बताएंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानेंगे कैसे कि वो हमारा जो डायग्राम है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो आज हम आपको बताएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको समझाने के लिए हम आपके दो डायग्राम बनाते हैं। उन दोनों डायग्राम से आप समझोगे। ठीक, पहला हमारा ये है, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये हमारा, और फिर एक रजिस्टर ये यहाँ पे आके दोनों में, और यहां से हमारी सप्लाई। इसको नाम रख दो ए बी सी डी। ये हमारा आर 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 आर, और यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा दो जिसका मान भी आपका हो जाएगा आर। एक डायग्राम हमारा ये बन गया। एक दूसरा और डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। यहां से एक रजिस्टर ये, यहां से एक रजिस्टर ये, यहां पे भी एक रजिस्टर, और यहां पर भी एक रजिस्टर। और यहाँ पे सप्लाई दे दिया जाए। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी। इसको मान लो R2, इसको मान लो R2, ये भी हमारा R2, ये हमारा R2, और ये हमारा R2। सारे रजिस्टर्स का मान सभी में समान है। इसमें रजिस्टर का जो मान है R है, इसमें जो है R2। मान कुछ मान नहीं रखा, मैंने केवल नाम रखा है। अब इन दोनों रजिस्टर को डायग्राम को देखकर आप हमको यह समझा सकते हो कि हाँ कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज के अंतर्गत आता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का काम करेगा या फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का काम करेगा। इन दोनों फिगर में अंतर बस इतना है, ये जो बीच में रजिस्टर लगा हुआ है, एक तो ये वाला बीच में रजिस्टर इसमें भी लगा हुआ है, एक इसमें भी रजिस्टर लगा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट फिगर, ये हमारा सेकेंड फिगर। अगर इन दोनों को आपस में लगा दें तो ये इनमें से जो हमारा पहला वाला है ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के अंतर्गत आएगा, और ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसा होता क्यों है, हम आपको ये समझाते हैं। सबसे पहले हम ये देखो कि जब भी कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उनमें दो कंडीशन अक्सर करके देखा, दो ही कंडीशन। पहला कंडीशन ये हमारा, जिन दो टर्मिनल के बीच में हमको रजिस्टर इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना हो, जिन दो टर्मिनल के बीच में हमको व्हीटस्टोन क्या कहता है इक्विवेलेंट रजिस्टर, समतुल्य प्रतिरोध निकालना हो, उनको छोड़ के जो बीच वाला रजिस्टर लगा होता है तीसरे वाले में लगा होता है। दो कोनों को जिनमें निकालना होगा उसमें नहीं लगा रहेगा, उसके बाद वाले में लगा रहेगा। कहने का मतलब ये समझो, जैसे देखो हमें इसमें किन दोनों के बीच में निकालना है, बिटवीन ए एंड सी। यहाँ पे ए और सी के बीच में निकालना है रजिस्टर, इक्विवेलेंट रजिस्टर। या फाइंड ए एंड सी, और इसमें फाइंड ए एंड सी। दोनों में ए एंड सी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। ऐसा इसमें क्या है, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला जो बिंदु है ए और ये वाला बिंदु है सी, तो इन दोनों के बीच में निकालना है। तो जो बीच वाला हमारा रजिस्टर लगा होगा, बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज में एक बीच में रजिस्टर जरूर लगा होगा, तो जो बीच वाला रजिस्टर लगा होगा वो इन दोनों टर्मिनल के अपोजिट साइड लगा होगा। इन दोनों टर्मिनल के चार व्हीटस्टोन ब्रिज में चार कोने होते हैं,
जिन दो कोनों के बीच में निकालना होता है उसके बाद वाले, मतलब इसमें और इसमें एसी में निकालना है तो बीडी में मिलेगा आपको। अगर यही चीज बीडी में निकालना होता तो रजिस्टर आपको एसी में मिलता। कहने का मतलब ये तो पहला वाला है कि जो टर्मिनल होता है, लिखोगे तो लिख लो एसी, जिन ऐसे हम बोल रहे हैं उसको लिख लेना कि जब भी किसी व्हीटस्टोन ब्रिज का पहचान करना हो तो उसके दो टर्मिनल, जिनमें से जिन दो टर्मिनल के बीच में हमको समतुल्य रेजिस्टेंस निकालना होता है, उन दो टर्मिनल को छोड़ के बाद वाले में अगर जो दो टर्मिनल और बचे रहते हैं, जो ये वाले दो कोने, उनके बीच में अगर रजिस्टर लगा हुआ है तब तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंतर्गत आएगा। मतलब पहला वाला जो नियम है हमारा ये इसमें फॉलो होता है। पहला वाला नियम जो हमने पहला नियम बताया पहचानने का, ये देखो नियम नंबर फर्स्ट इस पे लागू होता है। अब नियम वाला फर्स्ट इसमें देखो लागू होता है कि नहीं। जिन दो टर्मिनल के बीच में, मतलब इसमें और इसमें हमें को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो जो बीच वाला प्रतिरोध है इन दोनों के बीच में लगना चाहिए, बट लगा किसमें है, इसी में लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें पहला नियम फॉलो नहीं होता है। अब दूसरा देखो, दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम हमारा ये है, दूसरे नियम में हमें यह देखना है कि दो टर्मिनल अपोजिट साइड के, मतलब ये वाला टर्मिनल और ये वाला ठीक समांतर में, ये वाला टर्मिनल और ये उसके विपरीत जो भी रजिस्टर लगा होगा, इन दोनों का गुणनफल उसके अपोजिट, उसके बाद वाले गुणनफल के बराबर होगा। इसका मतलब इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर होगा, तब ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज से काम करेगा, अन्यथा नहीं। तब इसमें जो है, जो बीच वाला जो रजिस्टर है उसमें धारा का मान, मतलब यहाँ पे प्रतिरोध जो लगा है इसका ये खुला परिपथ हो जाएगा, इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है। देखो जैसे यहां इसमें क्या है, एडी ए इंटू डी, एडी इंटू बीसी, ये वाला सिरा इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, ए बी इंटू सी डी, इन दो टर्मिनल के बीच में। अगर ये एडी का गुणनफल एडी और बीसी का गुणनफल एबी और सीडी के बराबर होगा, तब ये जो आर वाला बीच का मान है प्रतिरोध, इसमें हमारा क्या है, जीरो रजिस्टर। मतलब यहां पे धारा का मान शून्य हो जाएगा, यहां पे कोई धारा नहीं बहेगी। सारा धारा, टोटल धारा यहां से आएगी, इधर जाएगी, फिर यहां आके बाहर आ जाएगी, बट इसमें धारा नहीं बहेगी। ये हमारा इस नियम को पहचानने, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये पहचानने के लिए ये दूसरा नियम। और इसमें ये वाला नियम तो लागू होता है, ये वाला नियम कि एडी, दूसरे वाले में देखो एडी इंटू बीसी इक्वल ए बी इंटू सी डी, ये इसमें लागू होता है। ये वाला इसमें भी लागू होता है और ये वाला इसमें भी लागू हो रहा है। बट एक जिनमें दोनों नियम हमारे फॉलो करते हैं वो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, हम उसमें लगा के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और जिनमें नहीं हो रहा है वो हमारा नॉर्मल सर्किट हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल सर्किट है, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है। इन दोनों में केवल अंतर इतना है कि ये जो बीच वाला प्रतिरोध है इसमें इन दोनों के बीच में लगा हुआ है और इसमें जिन टर्मिनल को बीच में निकालना है उसमें लगा हुआ है। तो इस परिस्थिति में अगर हम इसका प्रतिरोध निकालेंगे इस वाले का, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखो कहने का मतलब इन दो टर्मिनल का इंटू इन दो टर्मिनल के बराबर होगा और इनका इनके बराबर होगा, तो बीच में धारा का मान शून्य हो जाएगा, मतलब यहाँ पे धारा नहीं बहेगी। जब यहाँ पे धारा नहीं बहेगी तो ये सर्किट हमारा कैसा हो जाएगा, ये वाला हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट होने के बाद यहाँ पे देखो ये फिगर हमारा ऐसे बन जाएगा, ये प्रतिरोध ये लगा
ये प्रतिरोध ये लगा, एक प्रतिरोध ऐसे लग गया और फिर एक ऐसे लग गया, और ये जो टर्मिनल है यहाँ ना जाकर बस यहीं पे रुक जाएगी, और इनमें हमें ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये बीच से गायब हो जाएगा जो हमारा निकलता है वीटस्टोन ब्रिज होगा। तो ए और बी के बीच में हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध। इसमें समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करोगे, ये सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को आपस में करोगे तो एक रजिस्टर यहां पे हो जाएगा, इन दोनों को आपस में करोगे एक रजिस्टर यहां पे हो जाएगा। तो फिर ये दूसरा वाला फिगर हो गया। अब तीसरा फिगर जो बनेगा आपका, यहां तक दिख रहा है कि नहीं, देखे पहले, सॉरी ज्यादा नीचे तक नहीं दिख रहा है। तो यहां जो अब जो बनेगा हमारा, एक प्रतिरोध यहां हो जाएगा और एक प्रतिरोध हमारा यहां हो जाएगा और ये हमारा ए भी हो जाएगा। इन दो प्रतिरोध को, ये सीरीज में है तो सीरीज में हमने बताया था R1 प्लस R2, इसका मतलब इन दोनों का प्रतिरोध कितना हो गया, ये R1, ये R, ये भी R, मतलब ये हो गया 2R और ये R, ये भी R, ये हो गया 2R, इसका मान हो गया 2R। अब ये दोनों पैरेलल में आ गए। पैरेलल में हमने आपको बताया था कि अगर दो ही पैरेलल में दो मान समान हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जितना प्रतिरोध लगा हो, दो है तो दो, तीन है तो तीन, अगर सबका मान समान हो तो उतने बटे n बराबर 2 करे। तो यहाँ पे सूत्र ये वाला लागू होगा, देखो R बाई एन, तो R का मान कितना है यहाँ पे 2R बटे n कितना है 2, R से R कैंसिल, R का मान आ गया 2। तो A एंड B के बीच में समतुल्य प्रतिरोध R हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या कहता है, ये हमारा नॉर्मल सर्किट हो गया, ये तो हमारा वीटस्टोन ब्रिज में था, ये हमारा नॉर्मल सर्किट हो गया। नॉर्मल सर्किट में क्या है, इसका इंटू इसके इंटू के बराबर हो रहा है और इसका इंटू इसके बराबर हो रहा है, बट ये बीच में प्रतिरोध है तो इसमें धारा का मान बहेगा, इसमें जीरो नहीं होगा, इसमें धारा का मान बहेगा। जब इसमें धारा का मान बहेगा तो ये दोनों सीरीज में है, पहले इनको जोड़ लो, ये हमारा सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो ये एक प्रतिरोध, ये एक प्रतिरोध, फिर बीच में एक प्रतिरोध, फिर उसके बाद तीसरे में देखो एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये, इन दोनों को जोड़ दो तीनों को और यहां से सप्लाई, तो ये हो गया हमारा R2 नॉर्मल में, ये R2, ये भी R2, ये R2, ये भी R2, और ये हमारा टर्मिनल A, ये हमारा टर्मिनल C, AC ही है ना, A और C। तो इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2R2, फिर इसके बाद वाला एक रजिस्टर ये बन जाएगा, एक रजिस्टर ये बन जाएगा, एक रजिस्टर ये बन जाएगा, इसका मतलब तीनों रजिस्टर ये हो गए, ये हमारा A, ये हमारा C। इन दोनों को जोड़ दोगे, सब सीरीज में है R1 प्लस R2, ये हमारा जाएगा 2R2, ये हमारा हो जाएगा R2 और ये हमारा हो जाएगा 2R2, ये भी सीरीज में। तो टोटल तीन रजिस्टर कितने में आ गए हमारे पैरेलल में। और जब पैरेलल में आएंगे तो पैरेलल का फार्मूला क्या था, 1 अपान R इक्विवेलेंट 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ऐसा करके तीनों को जोड़ दो। पहले का मान कितना है 2R2 प्लस R2 प्लस 1 अपान 2R2, तो इसका कितना हो जाएगा 2R2 1 प्लस ये भी हो जाएगा हमारा R2 2 प्लस 1, टोटल कितना हो जाएगा 4 बटे 2R2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो R इक्विवेलेंट 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल कितना हो गया 2 अपान R2, R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा, यहां पे लिख दो, R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा R2/2।
दोनों सर्किट में देखो इतना अंतर आया कि पहले का जो इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध आया वो आया हमारा R, और दूसरे का हमारा आया R2/2, मतलब R/2। अगर इसी का मान, अगर इसमें जो R है, अगर इसमें भी हम R2 ना रख के R ही रखते तो हमारा R/2 आता। अब इसका आधा, ये टोटल है, इसका आधा किया है। इन दोनों में इतना अंतर है। अब नॉर्मली हमको इतना समझ में आ गया होगा कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है और जो नॉर्मल सर्किट है उन दोनों में डिफरेंस कैसे पता करेंगे। और अगर सर्किट दे दिया तो हम ऐसा ना हो कि उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज लगा के, अगर हम नहीं मालूम होता तो इसमें भी हम क्या करते, व्हीटस्टोन ब्रिज लगा देते और क्या करते, इसमें हम धारा नहीं प्रवाहित करते, इसको छोड़ देते। जब इसको छोड़ देते तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हमारा R2 आ जाता, R2/2। टोटल आंसर R2/2 है। बट इसको हम अगर छोड़ देंगे तो नॉर्मली ये गलती हो जाती है कि जब कोई व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉर्मल सर्किट में तुलना करेंगे इन दोनों में, तो ऐसा आंसर आ ही जाएगा कि हमारा, कि हम ये भूल जाते हैं कि नॉर्मल की तरह हम क्वेश्चन को हल करें या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। व्हीटस्टोन ब्रिज लगाने से बस इतना फायदा है कि जो बीच वाला सर्किट होता है, प्रतिरोध लगाता है, उसमें धारा का मान शून्य हो जाता है, जो कि इसी से हमको पता चलता है। तो आगे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन हल कराते हैं आज व्हीटस्टोन ब्रिज के, 2-4 क्वेश्चन। ओके, इसको डिलीट कर दो। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं हम। कोई ब्रिज बना ले एक ठो व्हीटस्टोन, ये एक रजिस्टर, ये हमारा दूसरा रजिस्टर, ये हमारा तीसरा रजिस्टर, ये हमारा चौथा रजिस्टर। मान रख लो, मान लो ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी, और इन दो टर्मिनल के बीच में भी एक हमारा और रजिस्टर लगा हो, इसमें 5 ओम। फाइंड ए एंड सी आर इक्विवेलेंट। ए और सी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध हमको निकालना है, और ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, वो तो फार्मूला से हमें चेक कर लेना है कि हाँ, जब भी किसी दो टर्मिनल के बीच में हमको प्रतिरोध निकालना, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो जो दो टर्मिनल है उसको छोड़ के और जो बीच वाला रजिस्टर होगा उसके बाद वाले में जुड़ा होगा, तब उसमें जो धारा का मान होगा वो शून्य होगा। अगर उसी में जुड़ा होगा तब धारा का मान उसमें शून्य नहीं होगा, तब वो नॉर्मल सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। इसमें क्या है, इसमें 4 कम 4, 3 दूनी 6, सॉरी 1 4, व्हीटस्टोन के अंतर्गत ये नहीं आएगा ना, 3 दूनी 6। यहाँ पे कुछ मान चेंज करना होगा, इसको कर दो 4, 4 जब 16, हाँ इसको कर दो 4, 4 जब 16, इसको कर दो 8। अब ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के अंतर्गत आएगा, ठीक, क्योंकि इन दोनों का इनटू हमारा कितना था,
क्या बोलते हैं बराबर नहीं हो रहा था। जैसे पहले हमने क्या रखा था, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 4 एक कम 4 हो जाता और 3 दूना 6 हो जाता, 4 और 6 अलग अलग मतलब बराबर नहीं है, तो ये बीट स्टोन ब्रिज के अंतर्गत नहीं आता, तो वो ऐसे सवालों को इससे नहीं हल कर सकते, वो दूसरे मेथड से हल होगा। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, ये बीच वाला टर्मिनल है, तो ये देखो यहाँ 4 ओम, यहाँ 4 ओम, तो 4 चौक जो हमें गुणा किया था नहीं, ये इसका AD इंटू BC इक्वल AB इंटू CD, ये हमारा हो रहा है कि नहीं, देखो ये AD है 4, BC कितना है 4 इक्वल AB कितना है 8 और CD कितना है 2, तो 4 चौके 16, 8 दूना 16, इसका मतलब इसका मान इसके मान के बराबर है और इसका मान इसके, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब इसका टोटल जो इक्विवेलेंट रजिस्टर ज्ञात करने लगेंगे, तो ये बीच वाला हमारा जो रजिस्टर है 5 ओम, इसमें हमारा धारा नहीं जाएगा, ये हमारा ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ पे धारा का मान यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ से इधर अंदर धारा जाएगा ही नहीं। जब इसमें धारा नहीं जाएगा तो जो टोटल हमारा करंट यहाँ I आएगा, I इधर चला जाएगा, I1 इधर चला जाएगा, I2 दो भाग में बटा, इसका मतलब पैरेलल में हो गया। अब I1 इसमें गया, फिर I1 यहाँ से दो मार्ग है, या तो इसमें जाए, बट इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि ऐसा पता चल गया बीच के बीच वाला जो प्रतिरोध है उसमें धारा का मान नहीं जाएगा, तो यहाँ जब नहीं जाएगा तो यहाँ से इसमें जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा I1, और ये I2 है, I2 इसमें जाएगा, फिर यहाँ से इधर में जाके यहाँ पे जाएगा, इसका मतलब ये भी जाएगा I2। तो जो जब हमने ये भी आपको बताया था कि अगर धारा का मान दो में समान, एक ही कोई भी दो प्रतिरोध हो उसमें एक ही मान का धारा प्रवाहित होगा, तो वो किसमें होगा, सीरीज में होगा। तो ये भी सीरीज में है क्योंकि इसमें धारा का मान सेम है और ये भी सीरीज में है। जब सीरीज में है तो इसके बाद का जो है सर्किट हमारा ये बन जाएगा नॉर्मल सर्किट, ये हमारा नॉर्मल सर्किट ये बन गया, और ये दो टर्मिनल निकल गए यहाँ से, ये दो टर्मिनल निकल गए, ये 4 ये 2, ठीक, और ये कितना है 8, ये कितना है 4, 8 4, ये ओम में है। अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में एक दूसरे को जोड़ दो, R1 प्लस R2, तो 4 2 6 हो जाएगा। तो जो अगला सर्किट हमारा बन के तैयार होगा ये ऐसे हो जाएगा। दो प्रतिरोध लाना है, किसी समतुल्य प्रतिरोध का मान ही ऐसा होता है कि कितने भी प्रतिरोध लगे हों, सब प्रतिरोधों का मान सबको हटाए कोई एक प्रतिरोध लगाया जाए तो उसको ही समतुल्य प्रतिरोध कहेंगे। तो समतुल्य प्रतिरोध हम कर ही रहे हैं, तो एक प्रतिरोध लगाए, तो जब इसमें देखो इन दोनों का मान ये R1 ये R2 सीरीज में है तो जुड़ जाएगा, पहले हमको आपको बताया, तो 4 2 6 ओम हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, 8 4 12 ओम हो जाएगा, और यहां से ये A ये C। अब इससे घटा, फिर ये वाला सर्किट बना, फिर इससे के बाद ये वाला सर्किट बना। अब जो इन दो प्रतिरोध है, इन दोनों प्रतिरोध के स्थान पे भी कोई एक प्रतिरोध लगेगा तो हमारा टोटल आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज हमारा कुछ इधर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है, वोल्टेज का डिवीजन हुआ, वोल्टेज सेम रहेगा। देखो यहाँ से भी कोई भी वायर होगा, हमने आपको बताया था कि अगर उसको जहां से भी ले जाएंगे अगर उसके बीच में प्रतिरोध लगा है तभी उसका वोल्टेज डिफरेंस बदलेगा, अन्यथा वही रहेगा। तो यहाँ पे V1 वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पे भी V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे भी V2, तो वोल्टेज डिफरेंस दोनों में सेम है, तो V1 माइनस V2, इसका भी V1 माइनस V2, इसका मतलब ये पैरेलल में है। और करंट से देखेंगे तो करंट देखो यहाँ जाके कुछ करंट इधर बढ़ गई, कुछ करंट इधर बढ़ गई, करंट का मान सब में अलग अलग हो गई। जब करंट का मान अलग हो जाएगा तो वो पैरेलल में है। अब इन दोनों प्रतिरोध को हटा के कोई एक प्रतिरोध लगाएंगे, ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा। अब इस प्रतिरोध का मान जो होगा वो हमारा टोटल आंसर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका मान निकालने के लिए जब दोनों का मान अलग अलग होगा, तो हमने आपको बताया था कि R इक्विवेलेंट के लिए एक सूत्र होता है R1 इंटू R2, अगर दो प्रतिरोध है अलग अलग मान की, R1 प्लस R2, ये वाला सूत्र यहाँ लागू होगा, यहाँ लगा दो। R1 कितना है 6 इंटू R2 कितना है 12 अपान R1 कितना है 6 प्लस R2 कितना है 12। अब इसको हल करो,
12 छंग 72 अपन 12 छः 18, 18 चौक 72, 4। तो टोटल हमारा ए और सी के बीच में जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा 4 ओम आएगा। ऐसा ही सर सवाल को हल करते हैं। इसके बाद वाला दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसको डिलीट करके।